नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इंग्लिश विद नीति सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बेसिक्स क्लासेस की फंडामेंटल क्लासेस की सीरीज हमने स्टार्ट की और हमने आपसे वादा किया है कि टॉपिक वाइज स्टडी करने से पहले हम अपने बेसिक्स को बहुत मजबूत करेंगे, क्योंकि बच्चों बेसिक्स अगर मजबूत हो गया तो हम कहते हैं ना कि सीढ़ियां छोड़ के अगर आप मंजिल चढ़ जाओगे तो कहीं ना कहीं लौटने में या और ऊपर जाने में परेशानी आ जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर मैं आपको अभी नाउन चैप्टर पढ़ा दूं, इनका सिंगुलर बनता है, इनका प्लूरल बनता है। अगर मैं आपको अभी आर्टिकल पढ़ा दूं, इनके आगे ए एन द लगता है, इनके आगे ए एन द नहीं लगता है। प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा दूं कि यहाँ सब्जेक्टिव केस लगा लीजिए और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगा लीजिए, तो बच्चे इस तरीके से हमको 1000-2000 रूल याद करने पड़ेंगे और जब भी सेंटेंस चेंज होकर आया फिर से एक नया रूल, यानी ये अनंत प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन अगर हम बेसिक्स के थ्रू जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते हैं, तो बच्चे हमारे अंदर वो एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि हम अच्छे से अच्छे सवाल को बहुत आसानी से कर जाएं। आज बेसिक लेक्चर 6 है। इससे पहले बेसिक की 5 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप अपने आप बेस को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, इंग्लिश में पकड़ करना चाहते हैं, तो पहले आप उन 5 क्लास को देखिए और फिर इस अगली क्लास को देखिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इंग्लिश के लिए एक एटीट्यूड डेवलप करना होता है सीखने के लिए, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हैं, यानी आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, आप रिटन इंग्लिश सीख रहे हैं, आप लिटरेचर सीख रहे हैं। एक्चुअली में इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने के लिए वी हैव टू बी डेवलप अ कॉन्फिडेंस लेवल एंड अ एटीट्यूड एज वेल। आई होप सो आप मेरी बातों को समझते हैं, सीरियस लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम। बेसिक लेक्चर 5 में हमने देखा था फ्रेज के बारे में। बेसिक लेक्चर 5 में जो हमने डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था फ्रेज के बारे में। और हमने फ्रेज के बारे में उसके टाइप्स भी डिस्कस किए थे कि नाउन फ्रेज क्या होती है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, और फिर हमने डिस्कस किया था, एक और रह गया ना, कौन सा रह गया, वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज, इतनी सारी फ्रेज हमने डिस्कस की थी। और बच्चों के मैं जब कमेंट पढ़ रहा था तो उन्होंने ये भी कहा था कि सर ये हमने बिल्कुल नया पढ़ा। तो मुझे ऐसे कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उसका रीज़न भी यही है कि मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखना चाहते हैं। और मैं तो आपसे वादा कर ही चुका हूँ कि मैं आपके लिए 100% समर्पित हूँ। ये हमने पढ़ा था क्लास 5 में। फिर हमने आपसे कहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉज और सेंटेंस के बारे में। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लॉज से। हालांकि जो फ्रेज है ना, आज भी हम फ्रेज के बारे में काफी कुछ डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैंने आपको फ्रेज पहले पढ़ा दिया था ताकि आज की क्लास आपको और अच्छे समझ में आए। तो फ्रेज के लिए जो हमारी क्लास नंबर 5 थी, आप उसको अच्छे से देखें। उसमें क्लास नंबर 5 में हमने फ्रेज के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, तब आप जाके क्लास नंबर 6 को देखें। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं शुरुआत। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लॉज की। बच्चे किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं क्लॉज के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखते हैं आखिर क्या होता है एक क्लॉज। देखिए, ये बन गया हमारा क्लॉज। ठीक है, देखिए जैसे हमने देखा था फ्रेज को हम हिंदी में कहते थे वाक्यांश, ऐसे ही क्लॉज को हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य। क्या कहा जाता है? उपवाक्य। 90% कहानी तो आपकी अभी क्लियर हो चुकी है। 90% कहानी, 90% कहानी तो आपकी क्लियर हो गई है। उपवाक्य क्या हो गया? तो उपवाक्य कहीं ना कहीं वाक्य में ही छुपा हुआ वाक्य है, या हम ये कह सकते हैं कि एक पूरा सेंटेंस है
उस सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा पार्ट हैं, उनमें से जो एक हिस्सा है वो एक हिस्सा क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा क्लॉज। हिंदी में क्या कह दिया, उपवाक्य। यानी ये किसी वाक्य पर ये क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, उपवाक्य। अच्छा, ऐसे नहीं, हम प्रैक्टिकल दुनिया की ओर समझते हैं। जैसे हमने कहा एक बैंक में गए, तो बैंक में एक होता है मैनेजर, और मैनेजर से नीचे वाला मैनेजर क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर। आप पुलिस विभाग में जाओगे, आपको इंस्पेक्टर मिलेगा, इंस्पेक्टर से नीचे कौन मिलेगा, आपको कौन मिलेगा, असिस्टेंट मिलेगा उसका। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। आप एसपी जाओगे, एसपी से नीचे क्या मिलेगा, आपको एडिशनल एसपी मिल जाएगा। यानी कुल मिला के बात यह है बच्चों कि एक मेन, और उस मेन के नीचे जैसे आपका लेक्चरर होता है, लेक्चरर के नीचे कौन करते हैं, असिस्टेंट काम करते हैं। उसी तरीके से जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसके जो अंडर काम करता है, हम उसको क्या कहते हैं, क्लॉज। तो इसका मतलब क्लॉज क्या है, तो क्लॉज कुछ नहीं, क्लॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे हमने फ्रेज के बारे में कहा था कि फ्रेज क्या होता है, वो भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है, उसी तरीके से क्लॉज भी क्या होता है, तो क्लॉज भी क्या होता है, पार्ट होता है किसका, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी ये क्या होता है, ये होता है वाक्य का ही एक हिस्सा है, वाक्य का एक हिस्सा, जिसको हम हिंदी में भाग कहते हैं। यानी क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज कुछ नहीं, क्लॉज एक सेंटेंस का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है। धीरे धीरे समझते जाएं, बहुत डिटेल में अभी हम चलेंगे तो हम छोटी छोटी डेफिनेशंस को और अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, पहली बात तो आपकी ये हो गई, दूसरी सबसे बड़ी बात, एक क्लॉज का खुद का ही सब्जेक्ट और वर्ब होती है। बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये हमको ध्यान रखना है। क्लॉज का खुद का ही एक सब्जेक्ट होता है, खुद की ही एक वर्ब होती है। अगर आपको याद हो फ्रेज में, तो हमने जो फ्रेज में पॉइंट लिखा था, सेकंड नंबर का पॉइंट, कि फ्रेज में ना तो उसका कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही उसकी कोई वर्ब होती है। याद आया आपको? देखो यही डिफरेंस है फ्रेज में और क्लॉज में। जबकि क्लॉज में उसका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और क्लॉज में ही उसका क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ उसकी वर्ब भी होती है। तीसरा क्या देखेंगे हम? देखो तीसरा हम ये देख सकते हैं कि इसका एक कंप्लीट सेंस होता भी है और नहीं भी हो सकता। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यानी कंप्लीट सेंस का मतलब क्या हो गया, उसका पूरी समझ, सही लिखा है ना? ये समझ बच्चों, समझ सही लिखा है ना? हाँ ठीक है। तो क्लॉज के बारे में हमने तीन बात कही। ये सेंटेंस का ही एक क्या होता है, एक हिस्सा होता है। इसमें खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद की वर्ब होती है, और इसका पूरा सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अब बच्चों यहीं पे जो हमें डिस्कस करने की बात आ जाती है, यहीं पे हमको समझना होगा थोड़ा सा सेंटेंस। आज हमें सेंटेंस भी समझना होगा कि आगे सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह होता है। दूसरी बात, इसके पास खुद का सब्जेक्ट होता है और इसके पास खुद की वर्ब होती है। तीसरी बात, इसका कंप्लीट सेंस होता है। क्या होता है? कंप्लीट सेंस, मतलब इसमें इसकी पूरी समझ होती है। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो क्लॉज में और सेंटेंस में एक ही जगह डिफरेंस आ रहा है।
ये भी एक सेंटेंस का पार्ट है, ये सेंटेंस का पार्ट है। और आप जानते हैं क्या एक शब्द क्लॉज हो सकता है क्या? नहीं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो आपका ये भी हुआ है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह तो ये भी है, शब्दों का समूह तो क्लॉज भी है, शब्दों का समूह तो फ्रेज भी है, शब्दों का समूह तो सेंटेंस भी है। तीनों ही सब शब्दों के समूह होते हैं। यानी एक शब्द को अगर कोई एक वर्ड है, जैसे मैंने कहा मार्केट, मैंने कहा पेन, मैंने कहा बोर्ड, तो जो ये तो एक ही वर्ड हो गए। तो एक वर्ड ना तो कभी क्लॉज बन सकता है, एक वर्ड ना तो कभी फ्रेज बन सकता है, एक वर्ड ना तो कभी सेंटेंस बन सकता है। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब अधूरा अर्थ होता है। क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये आपके वाक्य का ही एक हिस्सा है, जिसको हमने हिंदी में क्या कह दिया? उपवाक्य। तो सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? ये वाक्य, इसमें कुछ भी अधूरा नहीं है, ये बिल्कुल पूरा है। ये बिल्कुल पूरा है, ये अधूरा नहीं है। इसके पास खुद का सब्जेक्ट होगा, इसके बाद खुद की वर्ब होगी, और इसमें कंप्लीट सेंस भी होगा। और आप ध्यान से अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और कहां जाएगा? और लास्ट में क्या लेगा? कोई भी साइन लेगा, या तो फुल स्टॉप का लेगा, या क्वेश्चन मार्क का ले लेगा, या एक्सक्लेमेटरी का ले लेगा, है ना, ऑप्टेटिव जिसको हम कहते हैं। तो कोई ना कोई एक सेंस ले, कोई ना कोई एक साइन ले लेगा अपने साथ। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो सपोज करो क्लॉज, फ्रेज। क्लॉज और फ्रेज दोनों ही किसके भाग होते हैं? तो दोनों ही भाग होते हैं सेंटेंस के। यानी एक सेंटेंस के अंदर कितने भी फ्रेज हो सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर कितने भी क्लॉज हो सकते हैं। और जब फ्रेज प्लस क्लॉज इनको आपस में मिला दिया जाता है, तब क्या तैयार होता है? हमारा सेंटेंस तैयार होता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस तो पूरी दुनिया है। इनके लिए क्या कह सकते हैं? सेंटेंस एक पूरी दुनिया है, उसी का एक हिस्सा क्लॉज कहलाता है। बस अंतर क्या है कि इसमें इसका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होती है, और फ्रेज भी किसका हिस्सा है? सेंटेंस का ही हिस्सा है। बस फ्रेज में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब होता है। अब इसकी पूरी समझ हो भी सकती है और इसकी पूरी समझ नहीं भी हो सकती है। अच्छा, ये क्या है? पूरी समझ हो सकती है, पूरी समझ नहीं हो सकती है, ये मैं आपको अभी एक सेंटेंस का वेट करते हैं। एक सेंटेंस को हम लेके आते हैं, उस सेंटेंस के थ्रू हम सारी बातें एक साथ समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब एक शब्दों का समूह होता है। इसमें आपका सब्जेक्ट होता है, अपनी वर्ब होती है, और इसका कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और कंप्लीट सेंस नहीं हो सकता। जबकि सेंटेंस क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसमें खुद का सब्जेक्ट होगा, खुद की वर्ब होगी, इसका कंप्लीट सेंस होगा ही होगा। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, यही है डिफरेंस। इसका कंप्लीट सेंस होगा, लेकिन इसका हो भी सकता है और इसका नहीं भी हो सकता है। और आप जानते हैं एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और उसके लास्ट में सेंटेंस को जब हम एंड करते हैं तो एंड या तो फुल स्टॉप से होगा, यानी किसी न किसी एक चिन्ह से होता है। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से हम सब समझते हैं कि आखिर दुनिया है क्या। ठीक है, देखो, पहले मैं आपको इस बात को पूरी करने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये जो अधूरी सी बात है ये है क्या, कि इसका कंप्लीट सेंस हो भी सकता है, कंप्लीट सेंस नहीं भी हो सकता है। इसी बात को पूरा करने के लिए
इसी बात को पूरा करने के लिए क्लॉज को हमने फर्दर दो पार्ट में ड्राइव किया। एक का हमने नाम दिया डिपेंडेंट क्लॉज और एक का हमने नाम दिया इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या क्या कहा हमने? एक को हमने नाम दिया डिपेंडेंट क्लॉज, एक को हमने नाम दिया इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखो अगर आप समझ रहे हो तो डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? ये किसी पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। ये किसी पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? तो इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया स्वतंत्र। ये किसी पर निर्भर नहीं करेगा, इसका खुद का अपना अर्थ होगा। तो ये किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। आप जानते हैं दो तरीके से सेंटेंस बोले जाते हैं। उनमें से एक सेंटेंस का भाग ये होगा जो किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करेगा और एक जो भाग होगा वो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा यदि हम पढ़ाई करेंगे, तो इस सेंटेंस का एक हिस्सा हो गया। अब बताओ ये अधूरा है कि पूरा है? तो आप कह रहे हो यदि हम पढ़ाई करेंगे, तो ये तो किसी और आगे वाली बात पर निर्भर कर रहा है, तो हम पास हो जाएंगे। अब ये पूरा हो गया। तो हमने बोला हम पास हो जाएंगे, ये बिल्कुल किसी पर निर्भर नहीं है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। और जो यदि हम पढ़ाई करेंगे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिपेंडेंट। अब हम इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसी बात को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि आखिर ये क्या बात है, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की आखिर कहानी है क्या। यानी एक ऐसा उपवाक्य जो किसी पर निर्भर करेगा और एक ऐसा उपवाक्य जो किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। एग्जाम्पल से हमारी दुनिया बहुत आसानी से हो जाएगी। मैंने आपसे कहा इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। If you study hard, you will pass. अब ध्यान से समझना, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और अंत कहाँ हो रहा है इसका? फुल स्टॉप पे। कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और अंत हो रहा है इसका कहाँ पर? फुल स्टॉप पे। तो ये तो पूरा अपने आप में क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। ये तो अपने आप में क्या हो गया? एक पूरा सेंटेंस हो गया, जिसको हमने क्या कह दिया? वाक्य। ठीक है बच्चों, ये तो अपने आप में हो गया एक पूरा सेंटेंस। अच्छा, अब आप ध्यान से देखोगे तो एक सब्जेक्ट यहां है और एक वर्ब यहां है, सब्जेक्ट वर्ब। तो ये हो गया क्लॉज, ये हो गया आपका क्लॉज 1। और आप ध्यान से देखोगे तो एक सब्जेक्ट यहां पर है तो एक वर्ब यहां पर है, तो ये हो गया आपका क्लॉज 2। यानी ये एक ऐसा वाक्य है जो दो उपवाक्यों से मिलकर बनाया गया है। तो जो पूरा है, जो पूरा सेंटेंस है कि यदि तुम पढ़ाई करोगे, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो ये तो पूरा क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो दो क्लॉज से मिलकर बना है। पहला क्लॉज है इफ यू स्टडी हार्ड और दूसरा क्लॉज है यू विल पास। तो बच्चे आप ध्यान से समझो, तो ये जो सेंटेंस है वो किससे मिलके बना है? क्लॉज 1 से और क्लॉज 2 से। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, है ना, यहां लिख देता हूं। तो हमने क्या बनाया है? एक सेंटेंस बनाया है और वो सेंटेंस किससे मिलके बना है? वो सेंटेंस मिलके बना है क्लॉज 1 प्लस क्लॉज 2। क्लॉज 1 से और क्लॉज 2 से बना है। अब आप ध्यान से देखोगे, लिखा है तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। जैसे आप पेपर दे के आए और आप बड़े कॉन्फिडेंस थे, पापा ने पूछा और बताओ पेपर कैसा गया, तो आपने आया और कॉन्फिडेंस में आके एक ही बात बोल दी, मैं तो पास हो जाऊंगा। क्या इस बात को लिए निर्भरता की जरूरत है?
आप कहोगे नहीं, लेकिन अगर आप ये बोलते कि यदि मैं पढ़ाई करता, अगर आप ये बोल देते कि यदि मैं पढ़ाई करता, तो अब इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक सेंटेंस की और जरूरत पड़ेगी। तो अब आप समझ गए, यदि तुम पढ़ाई करोगे, तो ये जो क्लॉज है ना, तुम पास हो जाओगे, तो इस पर ये निर्भर कर रहा है। तो ये कर रहा है निर्भर किस पर? इस पर। तो इसको हमने कहा, इस क्लॉज को हमने नाम दिया डिपेंडेंट क्लॉज। क्या नाम दिया? डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों नाम दिया इसको डिपेंडेंट क्लॉज? क्योंकि ये निर्भर कर रहा है। क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये निर्भर कर रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया डिपेंडेंट क्लॉज। और ये किसी पर निर्भर कर रहा है क्या? ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया क्लॉज 2। और इसको हमने क्या नाम दे दिया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी ये जो वाक्य है दो उपवाक्यों से मिलकर बना है। पहला उपवाक्य यानी जो पहला क्लॉज है वो निर्भर कर रहा है, क्योंकि आगे क्या लिखा है? इफ कंडीशन देता है, शर्त दे देता है। तो इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम पास हो जाओगे। तो एक क्लॉज ये था, एक क्लॉज ये था। अब ध्यान से देखोगे, इसके पहले क्या लगा हुआ था? इफ लगा हुआ था। और इफ को हिंदी में हम क्या कहते हैं? यदि। तो इसका मतलब ये कंडीशन हो गई, तो ये डिपेंड करेगा, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया डिपेंडेंट क्लॉज। और ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा, तो हमने इसको क्या कह दिया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और सेंटेंस क्या होता है? तो पूरा स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर से शुरुआत होकर फुल स्टॉप तक जा रहा है, तो हमने इसको कह दिया ये पूरा एक वाक्य है। अब आपको चीज समझ में आई होगी। एक एग्जांपल से हम चीजों को और देखते हैं। एक एग्जांपल से हम चीजों को और देखते हैं। जब तक आपको समझ में ना आ जाए क्लॉज क्या है, जब तक आपको समझ में ना आ जाए सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या होती हैं, तब तक बच्चे चीजें अधूरी हैं। एक सेंटेंस देखते हैं। when I came here, I saw two beautiful dolls and वैसे काफी है, कोई आवश्यकता नहीं। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपसे फिर से वही कहूंगा, आप ध्यान से देखिए। एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक वर्ब ये हो गई। आई सब्जेक्ट हो गया, कम वर्ब हो गई, तो एक क्लॉज तो आपका ये हो गया, क्लॉज 1। ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, सो आपकी वर्ब हो गई, तो एक क्लॉज आपका ये हो गया, क्लॉज 2। क्लॉज 1, क्लॉज 2। क्लॉज क्या होते हैं? जिनके अपने ही सब्जेक्ट और वर्ब हुआ करते हैं। अब आप अगर इस सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे तो आएगा When I came here, जब मैं यहां आया था, I saw two beautiful dolls. मैंने क्या देखे थे? मैंने दो सुंदर सी ब्यूटीफुल सी क्या देखी थी? डॉल्स देखी थी, है ना? क्या देखी थी? डॉल्स देखी थी, मतलब गुड़िया देखी थी। अगर आप सेंटेंस को केवल इतना पढ़ोगे, कितना? इतना, I saw two beautiful dolls. मैंने क्या देखा? मैंने दो सुंदर सी गुड़िया देखी। देखो, ये तो अपने आप में पूरा है। अगर ये अपने आप में पूरा है तो हमने इस क्लॉज का नाम क्या दे दिया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा।
और अगर ध्यान से देखेंगे व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहां आया, तो आप ध्यान से देखोगे ये शर्त लगी इसके साथ, जब मैं यहां आया। जब मैं यहां आया तो इसका मतलब है जब मैं यहां आया। एक बात सोचो, क्या ये सेंटेंस पूरा है? जब मैं यहां आया, ये तो पूरा ही नहीं है, ये पूरा नहीं है। इसका मतलब ये किसी ना किसी पर क्या कर रहा है बच्चे? ये किसी ना किसी पर क्या कर रहा है? तो ये किसी ना किसी पर कर रहा है निर्भर। ये किसी ना किसी पर निर्भर कर रहा है, तो हमने इसका नाम दे दिया क्या? डिपेंडेंट क्लॉज। अब मुझे ऐसा लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो और सेंटेंस कहां है? तो यहां से लेकर और यहां तक, ये पूरा क्या है? ये पूरा एक सेंटेंस है। इसको हम क्या कहेंगे? वाक्य। ये पूरा सेंटेंस है। कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, ये कैपिटल है डब्ल्यू। ये जो डब्ल्यू है ना, ये कैपिटल है, क्योंकि किसी भी वाक्य की शुरुआत हम हमेशा कैपिटल लेटर से किया करते हैं। ठीक है, तो व्हेन आई केम हियर आई सॉ टू ब्यूटीफुल डॉल्स, जब मैं यहां आया था तो मैंने दो सुंदर सी गुड़िया देखी। तो ये तो पूरा वाक्य हो गया। तो सेंटेंस कितने हैं? सेंटेंस तो एक है, लेकिन उसके अंदर दो क्लॉज है। पहला क्लॉज आई केम, दूसरा क्लॉज आई सॉ। इसके आगे क्या लगा हुआ है? व्हेन। तो इसका मतलब ये निर्भर कर रहा है, तो इसका नाम हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। आई सॉ टू ब्यूटीफुल डॉल्स, ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा। ये देखो मैंने तो दो ब्यूटीफुल डॉल्स देखी, तो इसका नाम क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस फ्रेजेस से, क्लॉजेस से मिलकर बनाया जाता है। क्लॉज दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट का मतलब जो निर्भर करता है, क्योंकि हम उसके आगे शब्द लगा देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज में हम जानेंगे कि फ्रेज कहाँ है, क्लॉज कहाँ है और सेंटेंस। सेंटेंस तो आप जानते ही। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। ठीक है बच्चे, देखो I like the cake with I like the cake which has chocolate। दूसरा देखेंगे, एक और देखेंगे। The book is lying on the bed। एक और देखेंगे। I will wait here until he completes the work। Until he completes the work। ठीक है बच्चे, एक सेंटेंस और देखेंगे। द बॉय behind the door is my brother। एक आखिरी सेंटेंस और। when I entered the room
I met I saw my grandparents and I greeted them। बच्चों अब ये आपकी एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5 मैंने सेंटेंस आपको लिख दिए हैं। आप इन पांचों सेंटेंस में क्लॉज कहां पर है, और अगर वो क्लॉज आपने पहचान लिया है तो वो आपका जो क्लॉज है वो आपका क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है या आपका क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आपका फ्रेज कहां है। आप ये तीनों चीजें अंडरलाइन कीजिए, क्या? डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और आपका फ्रेज। ठीक है, आप तीनों चीजों को क्या कर दी कीजिए, अच्छे से अंडरलाइन कीजिए। करिए, आपके लिए 1 मिनट है। जल्दी से कीजिए। और सेंटेंस तो आपको पता ही है, ये पूरा ये सब अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है। फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज प्रपोजिशन की हेल्प से लिखा जाता है ना, एक प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलके फ्रेज बना लेते हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज मैंने आपको समझा दिया, इसका एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, ठीक है। और क्लॉज 2 हो गए आपके, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आप तो अपना काम करते रहना, मैं तो ऐसी फालतू की बातें कर रहा हूं आपसे, आप तो बढ़िया से अपना काम करते रहें, ठीक है। चलो आते हैं, अब आते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट पर। देखो लिखा है आई लाइक द केक विच हैज चॉकलेट। अब बच्चों ध्यान से समझना, अच्छे परेशान हो जाते हैं। चलो अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं इसमें कितने क्लॉज हैं? एक या दो? एक क्लॉज है या 2 क्लॉज है? बच्चों आराम से पढ़ लिया आपने, जवाब दें, मैं सुन लूंगा आपके जवाब। कोई कह रहा है 1 क्लॉज है, कोई कह रहा है 2 क्लॉज है, कोई कह रहा है मार साहब जो आप कह दो उतने ही क्लॉज है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है फिर तो देखो बेचारा मार साहब क्या कह रहे हैं तुम्हारे। आई आपका सब्जेक्ट हो गया और लाइक आपकी वर्ब हो गई, तो एक क्लॉज तो ये बन गया आपका, तो एक क्लॉज तो आपका हो गया ये, एक क्लॉज हो गया आपका ये, ठीक है। और आप ध्यान से देखो तो हैज भी तो एक वर्ब है, और उस हैज वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, केक। आई लाइक द केक विच हैज चॉकलेट, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, केक पसंद है। आप ध्यान से देखो तो ऐसे पढ़ो, आई लाइक द केक, मुझे क्या पसंद है, केक पसंद है। तो एक उपवाक्य तो ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया, द केक विच हैज चॉकलेट, केक जिसके पास क्या है, यानी वो केक किसका है, चॉकलेट का है, ठीक है। द केक विच हैज चॉकलेट। तो अब हम समझ गए, एक सब्जेक्ट वर्ब ये मिल गया, तो इसका मतलब इसमें कितने क्लॉज थे, तो इसमें क्लॉज की संख्या थी 2। ऐसे हम इसको देखेंगे, द बुक इज, तो बुक हो गई आपका सब्जेक्ट, इज और लाइन क्या हो गई आपकी वर्ब। तो इसमें कितने क्लॉज हैं, तो आप कहोगे सर आसानी से तो दिखाई दे रहा है, इसमें तो एक ही क्लॉज है। और ऑन द टेबल, अब ये बच गया ऑन द बेड। ऑन द बेड क्या है, तो अब आपको याद आ गया, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेज। तो फ्रेज कितने हैं, एक फ्रेज है और एक क्लॉज है, एक फ्रेज है एक क्लॉज है। इसमें क्या आया, तो इसमें कितने क्लॉज निकले, इसमें क्लॉज निकले 2, पहला आई लाइक, दूसरा केक हैज,
दो क्लॉज इसमें है, इसमें एक क्लॉज है और एक फ्रेज है। इसकी बारी आई, आई विल वेट हेयर, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। अगर आपका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो गया तो ये आपका हो गया क्लॉज 1। ही सब्जेक्ट हो गया, कंप्लीट मतलब पूरा करना, एक ये वर्ब हो गई, तो एक क्लॉज आपका ये हो गया, तो ये हो गया आपका क्लॉज 2। अब देखो क्लॉज 1 और क्लॉज 2, अब ध्यान से देखोगे तो बीच में क्या लिखा है, अनटिल। अनटिल शब्द किस सेंटेंस के लिए लगा है, इस वाले के लिए या इस वाले के लिए, इस वाले के लिए या इस वाले के लिए। मैं ऊपर वाले को साफ कर देता हूं ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाए। ये कर दिया। अब आप इतनी बात तो समझ गए, आई विल वेट हेयर एक क्लॉज है, ही कंप्लीट्स दूसरा क्लॉज है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, वेट करूंगा। तो मैं यहां पर वेट करूंगा, इसका तो पूरा अर्थ है जब तक तुम क्या कर नहीं लेते, जब तक वह क्या नहीं कर लेता, काम को पूरा नहीं कर लेता। आप जानते हैं अनटिल है जो नेगेटिव होता है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब तक वह काम नहीं कर लेता है पूरा, जब तक वह पूरा काम नहीं कर लेता है, मैं यहां क्या करूंगा, वेट करूंगा। तो मैं यहां वेट करूंगा, तो ये तो आपका एक कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये तो आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये तो किसी पर निर्भर कर ही नहीं रहा। जब तक वह काम पूरा कर लेता है, ये कर रहा है डिपेंड, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। इसका मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज आपस में आगे पीछे भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज आगे भी आ सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज आगे भी आ सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज पीछे भी रह सकता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पीछे भी रह सकता है। आप चाहो तो इस सेंटेंस को घुमा के भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसी सेंटेंस को घुमा के भी लिख सकते हो। घुमा के लिख सकते हैं मतलब क्या हुआ, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, until he completes the work, until he completes the work, I will wait here. I will wait here. तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देखो ध्यान से देखो, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो गया तो ये आपका क्लॉज 1 हो गया। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया क्लॉज 2। ये हो गया आपका क्लॉज 2। अब इसके आगे क्या लिखा है, अनटिल, यानी जब तक। ये तो इस कंडीशन दे रहा है, तो इस क्लॉज का नाम क्या हो गया, तो इस क्लॉज का नाम हो गया डिपेंडेंट। अब ये निर्भर कर रहा है तो इसका नाम हो गया डिपेंडेंट, और मैं इंतजार करूंगा तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो डिपेंडेंट क्लॉज आगे भी आ सकती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पीछे भी जा सकती है, और यहां देखो उल्टा हो गया, इंडिपेंडेंट आगे आ गई, डिपेंडेंट पीछे आ गई। यानी देखो क्लॉज को हम किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्लॉज को हम किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट को आगे भी रख सकते हैं, डिपेंडेंट को हम आगे भी रख सकते हैं, यानी ये आगे पीछे हो सकते हैं। सेंटेंस के अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, ये क्लॉज आइडेंटिफाई करना मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, जब आप आगे कंजक्शन नाम का टॉपिक पढ़ोगे। कौन सा, कंजक्शन, तो पूरी कहानी इसी की है। डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये क्लॉज पर्पज को बता रहा था, ये क्लॉज रीजन को बता रहा था। समझ में आ रहा है, तब जाके आपकी कहानी गड़बड़ा जाएगी। फिर रटने वाली चीजें होंगी कि ऐसा देखे तो ऐसा कर देना, और अगर पेपर में ऐसा नहीं है तो मुंह बना देना। समझ रहे हो, इसलिए आप समझते रहो। अब हम आते हैं अगले वाले सेंटेंस पर। ठीक है, इस सेंटेंस को हमने काफी कर दिया है, अब हम आते हैं अगले वाले सेंटेंस पर। देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। तो द बॉय बिहाइंड द डोर इज माई ब्रदर। तो अब ध्यान से देखिए, बॉय क्या है, तो आप कहोगे बॉय तो सब्जेक्ट है, इज क्या है, तो आप कहोगे इज तो वर्ब है।
तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब से क्या तैयार होता है? तो आपने कहा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब से तैयार होता है क्लॉज। तो इसमें कितने क्लॉज हैं? एक क्लॉज है। एक ही क्लॉज है तो वो किसी पर निर्भर कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इसका मतलब एक स्वतंत्र वाक्य को अकेले भी लिखा जा सकता है, और यही यहां पर सेंटेंस है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला दिया हुआ है, एक स्वतंत्र वाक्य अकेला दिया हुआ है, तो वही क्या होता है? वही सेंटेंस है। इसको किसी की जरूरत ही नहीं। हाँ, लेकिन आप ध्यान से देखो, तो ये क्या है? बिहाइंड द डोर। तो आप कहोगे सर बिहाइंड द डोर क्या है? तो हमने देखा बिहाइंड क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है, और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये फ्रेज है। ये क्या है? ये है एक फ्रेज। कल ही तो बताया था प्रपोजिशन की हेल्प से क्या लिखी जाती है? फ्रेज लिखी जाती है। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी। प्रपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करती है, एडवर्ब। कल की क्लास ली होगी तो, अगर कल की क्लास नहीं ली तो पहले कल की क्लास आप अच्छे से लें। अब मुझे बताएं, ये जो फ्रेज लिखी हुई है, वो फ्रेज किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है या एडवर्ब का काम कर रही है? बताओ सोच के। तो आपने तो सोच लिया, क्योंकि आपने कल की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तभी तो आर्टिकल क्या लगाएंगे? द। कल याद है, कल जाते जाते मैंने आपको क्या कहा था कि यदि किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव फ्रेज लगी है तो इसका मतलब उसके लिए आर्टिकल द लगना सुनिश्चित है। यही तो कॉन्सेप्ट है, यहीं से तो कॉन्सेप्ट बनी है, यही चीजें है। नहीं तो आपको रटना पड़ेगा द कब लगेगा, द कब नहीं लगेगा। चीजों को लॉजिकल समझो। अगर किसी नाउन के लिए उसका एडजेक्टिव फ्रेज यूज हो रहा है, इसका मतलब वो नाउन डेफिनेट है, निश्चित है, तो आर्टिकल द लगेगा, तो आर्टिकल द लगाए। बॉय क्या है? बॉय एक नाउन है। बॉय क्या है? तो बॉय एक नाउन है, और नाउन के लिए लगने वाली फ्रेज क्या होती हैं? तो नाउन के लिए लगने वाली फ्रेज होती हैं एडजेक्टिव फ्रेज, ना कि एडवर्ब फ्रेज। तो इसका मतलब बिहाइंड द डोर क्या है? बिहाइंड द डोर एक फ्रेज है, और वो कैसा फ्रेज है? वो है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है? सब्जेक्ट वर्ब नहीं आ रहा। सब्जेक्ट यहां था, वर्ब था। सब्जेक्ट यहां है, वर्ब यहां है, तो ये क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया। ये किस तरह का क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये किसी पर निर्भर कर ही नहीं रहा है, और यही इसका क्या है? सेंटेंस है। तो यहां से हम एक लॉजिक और निकाल सकते हैं कि अगर सेंटेंस में एक ही क्लॉज दिया है तो वो कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और वही सेंटेंस का क्या होता है? वही क्या होता है? सेंटेंस होता है। एक आखिरी When I entered the room, I saw my grandparents and I greeted them. जब मैं अपने रूम में क्या किया? एंटर किया। मैंने देखा, क्या देखा? मैंने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा, मतलब दादा दादी, उनको देखा। और आई ग्रीटेड देम, मैंने क्या किया? उनको क्या किया? ग्रीटेड, मतलब अभिनंदन किया, नमस्कार चमत्कार किया होगा, पैर वैर छू लिए होंगे थोड़ा सा। बच्चों कितने क्लॉज हैं इसके अंदर? कितने फ्रेज? तो मुझे कोई दिख नहीं रहा इसमें, फ्रेज कोई नहीं है, ठीक है। हालांकि ये फ्रेज है। क्लॉज कितने? आप तो क्लॉज पकड़ो। कितने सब्जेक्ट वर्ब है? सीधी सी बात है, कितने सब्जेक्ट वर्ब हैं? कितने हैं सब्जेक्ट वर्ब? 1 2 3 4। कितने हैं? तो आप कहोगे सर एक सब्जेक्ट ये है और एक वर्ब ये है। आपने कहा सर एक सब्जेक्ट ये है और एक वर्ब ये है। फिर आपने कहा सर एक सब्जेक्ट ये है और एक वर्ब ये है। तो कितने सब्जेक्ट वर्ब हैं? कितने सब्जेक्ट वर्ब निकले? 3। अगर 3 सब्जेक्ट वर्ब निकले तो इसका मतलब क्लॉज की संख्या कितनी आ गई?
तो ये जो पूरा एक वाक्य लिखा है, इस वाक्य में कितने क्लॉज हैं? 3 क्लॉज हैं। पहला हो गया ये, इसको हमने दे दिया CL1, यानी ये क्लॉज 1 हो गया आपका। एक ये लिखा हुआ है, इसको हमने दे दिया क्लॉज 2, और एक ये लिखा हुआ है आई ग्रीटेड देम, ये हो गया आपका क्लॉज 3। अब आप चीजों को अच्छे से देख पा रहे हैं कि कितने क्लॉज हैं? 3। आई सॉ माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैंने किनको देखा? तो मैंने तो अपने माता पिता को देखा, मतलब मैंने दादा दादी को देखा। तो क्या ये किसी पर निर्भर कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर, ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र वाक्य, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र वाक्य। आई ग्रीटेड देम, मैंने क्या किया? उनके पैरों को छुआ, मैंने उनको अभिनंदन किया, तो ये भी किसी पर निर्भर नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट हो गया ये भी। और व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने रूम में एंट्री मारी, तो इसके लिए क्या लग गया? जब मैंने ये काम किया। आप अगर किसी से केवल इतना कह दो कि जब मैंने रूम में एंट्री की, तो क्या ये पूरा है? आप कहोगे नहीं, ये तो अधूरा है। इसलिए इसको हम क्या कह देंगे? डिपेंडेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है, डिपेंडेंट। तो एक सेंटेंस तो एक है, वाक्य तो एक है, उसके अंदर कितने उपवाक्य थे? उपवाक्य थे उसके अंदर 3। बच्चों मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि एक सेंटेंस के अंदर कितने भी क्लॉज हो सकते हैं, और वो क्लॉज या तो डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। हमने नंबर करने की कोशिश करी है। मैं एक बार और लिख देता हूं, और अच्छे से लिख देता हूं। देखिए, पहला क्लॉज था क्लॉज 1, क्लॉज 1 क्या था वो? आई एंटर्ड when I entered ये इसका सब्जेक्ट हो गया। क्लॉज के लिए क्या जरूरी है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूरी है। फिर क्लॉज 2 हमें कौन सा दिखाई दिया? तो क्लॉज 2 हमने देखा आई सॉ, ये सब्जेक्ट और एक वर्ब। फिर हमें क्लॉज 3 भी दिखाई दिया, एक और उपवाक्य दिखाई दिया आई ग्रीटेड। हमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए होता है। हम जानते हैं केवल इसी के आगे वैन लगा हुआ है, इसका मतलब एक यही था जो डिपेंड कर रहा था, तो इसका नाम क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा, इसका नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये भी किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसका नाम भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। बच्चों कुछ कोई बात है जो आपको समझ में आई हो? हाँ सर, अब हमें समझ में आ गया। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस कितने हैं? तो आप कहोगे सर सेंटेंस तो एक ही है, और वो जो सेंटेंस है वो किससे मिलके बना है? वो मिलके बना है क्लॉज 1 प्लस क्लॉज 2 प्लस क्लॉज 3। तो सेंटेंस तो एक ही है, वो कितने क्लॉज से मिलके बना है? 3 क्लॉज से मिलके बना है, जिसमें से जो पहला वाला क्लॉज था वो केवल डिपेंडेंट क्लॉज था, बाद बाकी के दोनों कैसे क्लॉज थे? इंडिपेंडेंट क्लॉज थे। मुझे उम्मीद है, आशा है कि अब आपको फ्रेज में, क्लॉज में और सेंटेंस में अंतर करना समझ में आ गया। फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज होता है शब्दों का वो समूह जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज होता है शब्दों का वो समूह जिसमें उसका सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, लेकिन वो उसका पूरा मीनिंग हो भी सकता है, पूरा मीनिंग नहीं भी हो सकता है। हिंदी में उसको उपवाक्य कहते हैं। और सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस होता है वाक्य जिसका अपने आप में ही पूरा
मीनिंग होता है और वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और अंत में जो जिस तरह का भी साइन हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, उन पे जाके खत्म होता है। आई होप अब मुझे आशा है, पूरी तरीके से आशा है, अब आप बिल्कुल देख के समझ जाओगे कि ये जो सेंटेंस बना है इसमें कितने फ्रेज हैं और इसमें कितने क्लॉज हैं। याद रखना हमेशा बच्चों, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्वतंत्र वाक्य है ना, और एक कौन सा, डिपेंडेंट, जो किसी पर निर्भर कर रहा है। तो बच्चों इसी तरीके से इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी आपको कि सर ये डिपेंडेंट क्लॉज था, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था, सर ये फ्रेज था और ये पूरा एक सेंटेंस है। इसको कहते हैं मजबूती। आया समझ? ठीक है बच्चों, आई होप ये छोटे छोटे टर्म मैं आपको क्लियर करा पाया हूं। अगली बेसिक की क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि एक वाक्य में, एक सेंटेंस में आपका एक ही शब्द नाउन की तरह भी काम करेगा, प्रपोजिशन की भी तरह भी काम करेगा। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक शब्द भी कई तरह के काम करते हैं। जैसे आपकी 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, आप जानते ही हैं सारी बातें। तो जो अगला स्टेप आता है वो आता है शब्दों की पहचान करना। पहले हमने सेंटेंस पहचाने, अब हम करेंगे शब्दों की पहचान। तो जो अगले हमारा बेसिक क्लास होगी वो होगी पार्ट ऑफ स्पीच को लेके। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि वहीं हम समझ पाएंगे कि दिया हुआ वर्ड क्या है, प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, या पता नहीं दुनिया भर का क्या है। लेकिन दुनिया में जितने भी शब्द बने हैं इंग्लिश में वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही होते हैं। समझ गए आप? तो जो अगली क्लास होगी वहां से आपकी दुनिया एकदम बदलने वाली है। और बच्चों याद रखना, मैं कुछ ऐसा ही लेके आता हूं आपके लिए जो कहीं पर मिलना थोड़ा सा, समझ गए ना? चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। आप बढ़िया से इसको लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें ना। मैं देखता हूं कि शेयर करने से क्या होता है, ज्यादातर बच्चों तो चीजें पहुंच जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे नई चीजों के साथ, नए कंटेंट के साथ। दमदारी से पढ़ते रहें, बढ़िया खाओ पियो मौज करो। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।